गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दो क्वेश्चन हमने पहले ही किया है। एक किया है एक्शन लाइन वाला क्वेश्चन, एक किया है इक्वेटोरियल लाइन वाला क्वेश्चन। आपको मैं याद दिलाता हूं कि जब हमने एक्शन लाइन वाला क्वेश्चन किया था माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, जिसको आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल बताया। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाया था बेटा, इसको बोलते थे एक्शन लाइन। पहले हमने एक्शन लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों को याद दिला रहा हूं मैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से अंदर की तरफ आई थी, प्लस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ आई थी। इसको E2 रखा था, इसको E1 रखा था। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो इधर से ही आई थी, उसको बोलते थे E, जो E2 माइनस E1। मेरे कहने का मतलब है, अगर एक्शन लाइन वाला क्वेश्चन है बेटा, एक्शन लाइन वाले क्वेश्चन में याद दिला रहा हूं आप लोगों को, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P होता है बाहर की तरफ। ये हो गई E नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होती है, याद रखना। लेकिन बेटा आप लोगों को याद रखना है, अगर माइनस क्यू चार्ज ये है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये लाइन सेंटर से जो पास हो जाएगी परपेंडिकुलर होगी, उसको बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, वो इधर की तरफ थी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ थी, ये इस लाइन को पैरेलल थी। एक बात आप लोग मुझे बता दीजिए, इसमें नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P वेक्टर और E वेक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इसमें देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ आई थी। जब हमने ट्रायंगल बनाया था बेटा, ऐसे फिर ऐसे बनाया था और ऐसे किया था, ये और ये कैंसिल हुआ था, ये E2 होता था, ये E1 होता था। E1 और E2 को हमने रिजॉल्व किया था। एक बनता था E1 cos थीटा, दूसरा बनता था E2 cos थीटा, उनको ऐड करके बना था E नेट। मेरे कहने का मतलब है, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू, लेकिन E इसमें एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री का एंगल है। E वेक्टर और P वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 100। ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, 180 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। लेकिन P वेक्टर और E वेक्टर थीटा है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, याद रखना बेटा। और एक्शन लाइन पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r क्यूब। ठीक है बेटा, ये एक्शन लाइन पर निकाला था। इक्वेटोरियल लाइन पर आप लोगों को पता है, इक्वेटोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो P वेक्टर को एंटी पैरेलल होती है, वो आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब। लेकिन बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है, ये और ये बनाते हैं बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, ये बनाते हैं 180 डिग्री।
ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। ठीक है बेटा, ये याद रखना। अब मैं आपको बता रहा हूं आज का क्वेश्चन क्या है बेटा। ये मैंने रिवाइज किया है। आज का क्वेश्चन सुन लीजिए। आज का क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल भी इलेक्ट्रिक डायपोल ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल आप लोगों को मैंने अभी बताया, जब एक्शन लाइन पर पॉइंट होता है बेटा, जब एक्शन लाइन पर पॉइंट P होता है, याद रखिए एक्शन लाइन पर, तो थीटा 0 डिग्री। जब इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट होता है थीटा 90 डिग्री, एंगल यहां पर 90 डिग्री का बनता है। लेकिन जब यहां पर होता है तो एंगल 0 डिग्री का बनता है। ये याद रखा बेटा। आज देख लीजिए, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, आप लोग एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ले लीजिए। मैंने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, -Q और +Q, थोड़ा नीचे लगाएंगे, -Q और +Q। इसको नाम रखा आप लोगों ने AB। ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है। AB एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये है इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये मैंने रेड से दिखाया आप लोगों को। ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट AB का, इसको बोलते हैं P वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर। या एक थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मैं बताता हूं, पहले क्वेश्चन को आप लोगों को समझाऊंगा। ये एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल AB है और ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट O है, ये है पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P which is at a distance of R from this midpoint O, making an angle theta। ये बना रहा है थीटा इस लाइन के साथ। इधर सुनिए बेटा, आप लोगों को बताना है इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा अगर ये ऐसे होता परपेंडिकुलर, तब P इक्वेटोरियल लाइन पर था, उस वक्त थीटा 90 डिग्री का था। इसका मतलब अगर थीटा 90 डिग्री का होता तो P इक्वेटोरियल लाइन पर होता। अगर ये ऐसे लाइन आएगी, अगर P यहां पर होता, थीटा 0 डिग्री बनना था, लेकिन P किस पर आता? एक्शन लाइन पर। याद रखा ना, इस वक्त पॉइंट P एक्शन लाइन पर है, ना ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। दिस इज एनी पॉइंट, दिस पॉइंट P at which we have to calculate the net electric field intensity due to this short electric dipole। बेटा क्वेश्चन है, एक पॉइंट P है जो ना एक्शन लाइन पर है ना इक्वेटोरियल लाइन पर है। हमें क्या बताना है, इस पॉइंट P पर हमें कैलकुलेट करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। यह है क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं। देयर इज ए पॉइंट P which is at a distance of R from center O of an electric dipole AB, at which we have to calculate the net electric field intensity। Remember, this point P is neither on axial line nor it is on equatorial line। ना ये axial line पर है ना ये equatorial line पर है, याद रखिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल AB है बेटा, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल AB जो है,
इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट -q चार्ज से कहां की तरफ होता है बेटा? +q चार्ज की तरफ। ये हो गया p वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर। ये पॉइंट p है, ये स्मॉल p वेक्टर, इसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किसका है? p वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट AB इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल AB का इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है स्मॉल p वेक्टर, जो कहां से कहां की तरफ डायरेक्शन होती है? -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ। ठीक है बेटा, याद रखा। अब क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इस p वेक्टर को जो एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, इस लाइन के साथ, इसको रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। इस p वेक्टर को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अगर ये p वेक्टर है, इधर देख लीजिए बेटा, डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मैथमेटिकल तो बिल्कुल आसान है। ये मान लीजिए p वेक्टर है, इसको आप लोगों को रिजॉल्व करना है टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक तो इसके साथ थीटा है, इसका मतलब एक लाइन अगर ये है, दूसरी लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी, ऐसे आएगी। ये और ये बनाने चाहिए 90 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन क्या बनानी चाहिए? 90 डिग्री। एक कंपोनेंट P का इस पर आएगा, वो होगा P cos थीटा, क्योंकि P cos थीटा कंपोनेंट एक आएगा क्योंकि थीटा इसके साथ है। ठीक है बेटा, ये दो लाइनें, ये और ये 90 डिग्री, इसलिए ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा? P sin थीटा। शाबाश बेटा। P cos थीटा और P sin थीटा, इस P वेक्टर को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। शाबाश, कर सकते हो बेटा। रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, जो कि ब्लू से मैं दिखाऊंगा, ब्लू पेन से। आप लोग देख लीजिए अंडरस्टैंड करने के लिए, इधर समझ लीजिए। रिजॉल्व दिस P वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस P वेक्टर को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक इस लाइन को परपेंडिकुलर होगी, ये वाली लाइन, ये और ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है बेटा। एक इसी लाइन पर ऐसे, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा। एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, इसके साथ थीटा बना रहा, P इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये हो गया P cos थीटा। P cos थीटा स्मॉल p है बेटा ये। और इसके साथ थीटा नहीं बना रहा है, जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा है, थीटा तो इसके साथ बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट बन गया P sin थीटा। ठीक है बेटा, समझ आया? एक कंपोनेंट P cos थीटा, एक कंपोनेंट P sin थीटा। देखो क्या करना है, इस लाइन को आप लोगों को बैकवर्ड लेना है, इस लाइन को ऐसे ऐसे, और इस लाइन को भी बैकवर्ड करना है ऐसे। ठीक है बेटा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली P cos थीटा वाली, इसको रखना है A1 B1। ठीक है बेटा। इसको रखना है A2 B2। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करो। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, इधर देखो, P sin थीटा और P cos थीटा। ऑरिजिनल डायपोल कौन सा था? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल AB है।
ऑरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल कौन है बेटा? ऑरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या ऑरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल है AB। AB का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P वेक्टर। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, याद रखिए। इस P को जब मैंने रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट बन गया P cos थीटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट है, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसका है बेटा? आप देखो, A1B1 का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। A1B1 का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? P cos थीटा। A2B2 का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? P sin थीटा। इसका मतलब हो गया, जो ओरिजिनल शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल AB है, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, इसको हमने तोड़ दिया टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स में। A1B1 जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, और A2B2 जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P sin थीटा है। इसका मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास क्या था? AB, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या था बेटा? P वेक्टर। इसको हमने तोड़ दिया, रिजॉल्व कर दिया टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स में। कौन कौन सा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया? A1B1 जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P cos थीटा, और A2B2 जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है बेटा P sin थीटा। यहां तक समझ आया बेटा? जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, बना दिए दो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल A1B1 जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P cos थीटा, दूसरा बना दिया A2B2 जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शाबाश बेटा P sin थीटा। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सिर्फ आप लोग A1B1 ले लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल। A1B1 है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है बेटा, ये वाला A1B1 है इलेक्ट्रिक डायपोल। अलग निकाल रहा हूं डायग्राम। A1B1 है इलेक्ट्रिक डायपोल। इधर देखो, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है, इसको थोड़ा सा मैं दूसरी लाइन से भी आप लोगों के लिए ड्रा कर सकता हूं। इधर देख लीजिए, A1B1 और ये ले लीजिए इस तरीके से, ये अलग है। इधर देख लो, A2B2 अलग है, A1B1 अलग है। A1B1 आप लोगों के लिए मैंने ये निकाल के दिया, A1B1 जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P cos थीटा, और P थोड़ा आगे है यहां पर, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P cos थीटा है। A1B1 P यहां पर है, ठीक है। और इधर देख लीजिए बेटा, A1B1 P यहां पर है। तो आप लोग देख लीजिए, A1B1 तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहां तक तो इलेक्ट्रिक डायपोल है। P इसी लाइन पर यहां पर है। ये लाइन जब दो चार्जेस के बीच में लाइन ड्रा की जाएगी और आगे बढ़ाई जाएगी, तो P है एक्शन लाइन पर इस वक्त। शाबाश बेटा, P किस पर लाई करता है? एक्शन लाइन पर। मगर एक्शन लाइन किसकी? A1B1 इलेक्ट्रिक डायपोल की। अंडरस्टैंड करो, P लाई करता है ऑन एक्शन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल A1B1। इसको छोड़ दीजिए A2B2 को इस वक्त। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल A1B1 लेंगे तो P करता है लाई एक्शन लाइन पर। अगर आप लोग A2B2 लोगे, ये देखो, तो P करता है लाई इक्वेटोरियल लाइन पर, जो कि यहां पर देखो, ये है A2B2,
पॉइंट P यहां पर है, तो इसका मतलब A2 B2 के पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर है, A1 B1 के इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्शन लाइन पर है। इसका मतलब एक्शन लाइन वाला क्वेश्चन भी है, ये इक्वेटोरियल लाइन वाला क्वेश्चन भी है। समझ आया? जरा मुझे बताओ पॉइंट P कहां पर लाई करता है? द पॉइंट P लाइज ऑन द एक्शन लाइन ऑफ A1 B1 एंड पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2 B2। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल A2 B2 लेंगे तो पॉइंट P करता है लाई इक्वेटोरियल लाइन पर। अगर A1 B1 लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, तब P करता है लाई एक्शन लाइन पर। समझ आया? आप देखो बिल्कुल आसान है। जब एक्शन लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो वो बाहर की तरफ जाती है, E1 वेक्टर, और जब इक्वेटोरियल लाइन पर देखते हैं तो वो एंटी पैरेलल होती है। मैंने बताया अगर ये A2 B2 है, ठीक है बेटा, A2 B2 है इलेक्ट्रिक डायपोल, और P क्योंकि यहां से यहां की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पर होती है वो एंटी पैरेलल होती है। P यहां से है, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो P यहां से यहां की तरफ है, एक्शन लाइन वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होती है, जो मैंने पहले ही समझाया। एक्शन लाइन में E1 और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, थीटा 0 डिग्री बनाता है। इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक एक करके करेंगे। अगर पॉइंट P, स्टेप फर्स्ट, when point P lies on the axial line of electric dipole A1 B1, when point P lies on the axial line of electric dipole A1 B1, then magnitude of electric field intensity at P due to इलेक्ट्रिक डायपोल, कौन सा इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे उस वक्त? A1 B1। कौन सा इलेक्ट्रिक डायपोल लिया उस वक्त? A1 B1। A1 B1 के इलेक्ट्रिक डायपोल पर P एक्शन लाइन पर है। A2 B2 जब इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन पर है। याद रखे बेटा, ऐसे लेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन पर है, ऐसे लेंगे तो एक्शन लाइन पर है। अभी हम एक्शन लाइन वाला करेंगे। एक्शन लाइन पर क्या होगा? मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा एक्शन लाइन पर। ठीक है बेटा, बता दीजिए एक्शन लाइन पर A1 B1 कंसीडर करना है। हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शाबाश बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 होता है, आप लोगों को पता है एक्शन लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, 2 भी ठीक है। p के बजाय इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट A1 B1 का है p cos थीटा। जो डायपोल मोमेंट होगा वही लिखना है। हो गया 2p cos थीटा अपॉन यहां से यहां तक डिस्टेंस r, हो गया r³। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और A1 B1 के
एक्शन लाइन पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्शन लाइन पर बाहर की तरफ जाएगी। ये हो गया E1 वेक्टर और P ये रख दीजिए K। ठीक है बेटा, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PK वेक्टर, क्योंकि एक्शन लाइन है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये A1 B1 एक्शन लाइन पर आगे जाती है। ठीक है बेटा, अब जब पॉइंट P स्टेप सेकंड, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2B2। अब इलेक्ट्रिक डायपोल कौन सा लिया हमने? A2B2, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है? P sin थीटा। P करता है लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल A2B2। ठीक है बेटा, P करता है लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2B2। A1 B1 तो एक्शन लाइन है, वो तो हमने कर दिया। अब P लाई करता है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2B2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल A2B2 कितना होगा बेटा? E2 वेक्टर इज इक्वल टू, इक्वेटोरियल लाइन पर आप सबको पता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन वाला क्वेश्चन। तो E2 वेक्टर इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, A2B2 वेक्टर है। A2B2 है इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P sin थीटा है। P पर बताना है इसकी वजह से, शाबाश बेटा। क्या आएगा? E2, बोलो, E2 वेक्टर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शाबाश। ये हो गया P sin थीटा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P sin थीटा अपॉन R क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और आप सबको पता है इसकी डायरेक्शन A2B2 अगर ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी इक्वेटोरियल लाइन वाले क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हो गया इसकी जो डायरेक्शन है E2 वेक्टर की वो ऐसे है। इधर देख लीजिए, वो ऐसे है, इस तरीके से है, इसको पैरेलल होगी, एंटी पैरेलल। ये हो गया E2 वेक्टर। ठीक है बेटा, E2 वेक्टर आ गई। अच्छा मुझे बता दीजिए ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी? E1। E1 वेक्टर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्शन लाइन पर था? E1 वेक्टर ये वाला, ये एक्शन लाइन वाला है, ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल की है, ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल की है। एक्शन लाइन पर, उसी लाइन पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पर एंटी पैरेलल होती है। ये और ये एंटी पैरेलल, ये और ये पैरेलल। ठीक है, P cos थीटा E1 एक ही डायरेक्शन में, P sin थीटा E2 एंटी पैरेलल। ठीक है बेटा, याद रखें। अब इसको क्या करना है आप लोगों को? इसकी डायरेक्शन है P के, इसको L रखो। ठीक है बेटा, अलोंग PL वेक्टर। ठीक है, अब मुझे बताओ इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आ रही है? एक आ रही है E1 वेक्टर, एक है E2 वेक्टर। E1 वेक्टर आता है एक्शन लाइन की वजह से, E2 आता है इक्वेटोरियल लाइन की वजह से। ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पर, तो इसको कंप्लीट करेंगे स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से। स्क्वायर को कंप्लीट करो, ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है बेटा, ये बन गया स्क्वायर। E2 अगर यह है, ये भी E2 वेक्टर है, तो P, K, L और M। ठीक है बेटा, ठीक है। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है यहां पर? 2।
एक है E1 वेक्टर, एक है E2 वेक्टर। अगर ये E2 है, ये भी E2 है। अब इस E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का रिजल्टेंट, इस E1 वेक्टर और E2 का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा बेटा सेंटर से। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाली वेक्टर। इन दो का रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा, ये हो गया E वेक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल AB है E वेक्टर। क्या है? E वेक्टर, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आई थी, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, जो दो साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए पैरेललोग्राफ। तो इनका रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल होता है। क्या होता है? अलोंग द डायगोनल। और मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, E2 है कि E है? E। अब इसी E का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, इसलिए बेटा जरा बताओ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेप थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, magnitude of net electric field intensity at P due to both the dipoles A1 B1 और A2 B2 की वजह से। वो कैसे निकालेंगे? इन ट्रायंगल, शाबाश, PKM, इन ट्रायंगल PKM मिल रहा ट्रायंगल, यूजिंग PGT। ठीक है बेटा, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पहले PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PK का स्क्वायर प्लस KM का स्क्वायर। PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PK का स्क्वायर प्लस KM का स्क्वायर। PM का स्क्वायर का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू PK का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस, जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लेंथ निकालेंगे तब मॉड लगता है, KM का स्क्वायर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P हो गया ये इज इक्वल टू रूट ऑफ E1 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर ये है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। E1 का वैल्यू लगा दीजिए, शाबाश बेटा, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा का अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायर लगा दिया, प्लस E2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैंने सबस्टिट्यूट की यहां पर। ये है क्या बेटा? ये इक्वेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ द इलेक्ट्रिक डायपोल्स A1 B1 की वजह से और A2 B2 की वजह से P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, वो है इस रिलेशन से दी जाती है। सबस्टिट्यूट किए मैंने ये दो वैल्यूज। ठीक है बेटा, अब स्क्वायर खोल दीजिए, इधर देख लीजिए बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R क्यूब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर आएगा कॉमन। ये आया कॉमन दोनों में। यहां पर रहा बेटा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
बाकी बेटा बाहर आया। ये स्क्वायर है तो बाहर जब रूट से आएगा तो स्क्वायर खत्म होगा, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, P अपॉन आर क्यूब, स्क्वायर खत्म। रूट के अंदर क्या रहेगा बेटा, हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, समझ आया यहां तक। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, तो ऐसे 4 cos थीटा को देखो क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, बन गए 4 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बनेगा बेटा, 1। क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है बेटा, यहां पर बता रहा हूं, हो गया E मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, P ऐसे लिखूंगा, फिर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, This is required expression for net electric field intensity. बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कितना आया एक्सप्रेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन आर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, ये मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां पर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देख लीजिए बेटा, आगे क्वेश्चन बड़ा है, अंडरस्टैंड कर दीजिए। यहां पर माइनस क्यों है, ए। अब देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई बेटा, यहां पर E is equal to 1/4 pi epsilon naught P root of 3 cos square theta plus 1 upon r cube। ठीक है बेटा, ये आ गया एक्सप्रेशन, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग PM वेक्टर, PM वेक्टर से इसकी डायरेक्शन है। अब बेटा आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर थीटा है 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री बनेगा, P तो यहां पर आएगा। अगर थीटा 90 डिग्री, P तो यहां पर आएगा इक्वेटोरियल लाइन पर। अब आप लोग देखो, अगर थीटा होगा, केस फर्स्ट, अगर थीटा होगा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री जब बनेगा तो P यहां पर पहुंचेगा, P लाइज ऑन एक्सियल लाइन। आप लोगों को पेपर में चेक होगा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। अगर थीटा 0 डिग्री होगा, P किस पर लाई करेगा, एक्सियल लाइन पर। यह आंसर क्या आना चाहिए, यह आना चाहिए आंसर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ये आना चाहिए तब आंसर, जब एक्सियल लाइन पर होगा, थीटा जब 0 होगा। देखेंगे
शाबाश बेटा। ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया 3 cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर क्यूब। cos 0 होता है 1 बेटा, हो गया 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी रूट ऑफ cos 0 1 हो गया 4 अपॉन आर क्यूब। 4 का रूट क्या है 2 बन गया है, देखो ये बन गया है एक्शन लाइन पर, आ गया एक्शन लाइन पर। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अगर पॉइंट P एक्शन लाइन पर होता है ये इक्वेशन बननी चाहिए ये। अब अगर P इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, P किस पर लाई करेगा बेटा? P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो उस वक्त आंसर क्या आना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या निकलना चाहिए बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, ये आना चाहिए आंसर। देखो आप लोग इसमें cos क्या है इस वक्त 90, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P रूट ऑफ 3 cos 90 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1। यहां पर थीटा क्या लगाना है? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। cos 90 डिग्री बेटा होता है 0, क्या होता है? 0। cos 0 मल्टीप्लाई 3 हो गया 0, तो 1 प्लस 0 इज 1। रूट 1 का जब हम निकालेंगे बेटा तो आएगा 1। इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 0 मल्टीप्लाई 3 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, P रूट ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब। रूट 1 का 1 ही होता है, हो गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब हो गया जब पॉइंट P एक्शन लाइन पर था रिजल्ट ये आ गया जो करेक्ट है। जब P थीटा 90 डिग्री होगा PE आया ये। इसका मतलब दोनों केसेस में आप लोगों का क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट निकला। याद रखा बेटा, ये आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो थोड़ा सा है डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे। इधर देखो बेटा, याद रखे बेटा, इन ट्रायंगल, ये नोट में लिख सकते हैं, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। नोट, इन ट्रायंगल PKM, मिल रहा है आप लोगों को? PKM tan अल्फा, शाबाश बेटा, tan अल्फा किसके बराबर है? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ E2 अपॉन E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 अपॉन E1 हो गया KM अपॉन PK। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के वैल्यूज हमने निकाले हुए हैं। E2 का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन आर क्यूब। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। ठीक है बेटा, ये आ गया 2P cos थीटा, ई नहीं, ये है साइन थीटा, P साइन थीटा यहां पर है, E2 है P साइन थीटा, E1 है ट्वाइस P cos थीटा। आप लोग देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। थोड़ा सा
E2 के बजाय मैंने E1 लगाया था। E1 का वैल्यू होता है 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, E1 का वैल्यू होता है p sin थीटा अपॉन r क्यूब। ये और ये जो टर्में कैंसिल होती है वो कर दीजिए। ये आ गया 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां से है tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ठीक है बेटा, ये हमने tan अल्फा निकाला 1/2 tan थीटा। ठीक है बेटा, जितना यहां पर एंगल है उससे आधा एंगल से आप लोग देख लीजिए। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये निकालना है, ये नोट में निकालना है आप लोगों को। तो अगर निकालने को कहेंगे डायरेक्शन ऑफ पी एम वेक्टर जो कि tan से दी जाती है, ये हो गया बेटा कंप्लीट क्वेश्चन। आप लोग रफ पर निकाल दीजिए, तब जाके ये आएगा आपको।